लिए उपयोग करना, लेकिन इन लोगों ने सत्ता का उपभोग किया है, उपयोग नहीं किया है, उपभोग किया है। यह पेशवाई है जिसमें आदिवासियों की जमीनों को कब्जा करके रख लिया गया था, आदिवासियों के अधिकारों को कब्जा करके रख लिया गया था। बाबूराव शर्मा के का जन्म उस वक्त हुआ जब इस देश में आदिवासियों के लिए क्रिमिनल ट्राइबल बिल था। यह क्रिमिनल ट्राइबल बिल यानी क्या था कि कोई भी आदिवासी अगर पेट से पैदा हुआ बच्चा भी वो क्रिमिनल रहेगा, ऐसा एक्ट बना के रख दिया गया था। और ये पेशवाइयों की अंग्रेजों को साथ मिलकर आदिवासियों के खिलाफ में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ था। आपने अगर अपनी जमीन के लिए आवाज उठाया तो आपको मारने के आदेश डायरेक्ट थे उस वक्त। ऐसे सेंसिटिव समय पर, ऐसे संवेदनशील समय पर बाबूराव शर्मा के का जन्म हुआ। बाबूराव शर्मा के इंग्लिश मीडियम एजुकेशन लिए कुछ लोगों ने बाबूराव शर्मा को बदनाम किया कि बाबूराव शर्मा की एजुकेशन लिमिटेड थी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बिल्कुल गलत। अभी मैं बता रहा हूं, यहां से बोल रहा हूं कि बाबूराव शर्मा के करस्पॉन्डेंस भी थे, लिखित लेटर भी थे। बाबूराव शर्मा के जैसा कन्विंसिंग पावर विदर्भ में किसी राजा के पास में नहीं था। बाबूराव शर्मा के एकमेव आदिवासियों का राजा रहा है, मैं उनको राजा मानता हूं, मैं बाकी को राजा मानने की स्थिति में नहीं हूं। इसलिए नहीं हूं कि आदिवासियों के राजा थे और आदिवासियों पर अन्याय चल रहा था, आदिवासियों का शोषण हो रहा था, आदिवासियों पर बलात्कार हो रहे थे, आदिवासियों का दमन चालू था। अपने राजा की स्थिति में, अपने राजा के राज्य में अंग्रेज और राजा दोनों मिलकर, जिसको कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं, यानी उस वक्त आदिवासी राजा और अंग्रेज इन लोगों ने मिलकर राज्य कर रहे थे। बाबूराव शर्मा के को जब यह समझ में आया कि इस राज्य के मुख्य हकदार इस राज्य की जनता है, ये जो जमीन मेरे पास में है ये सामाजिक जमीन है, जिसको सोशल फॉरेस्ट्री एक्ट बोलते हैं आप लोग, सामाजिक वनाधिकार। देखो आप पढ़ो, अभी 2006 का आपको किसी को पढ़ेंगे तो सामाजिक वनाधिकार नाम की चीज है, जिसको कम्युनल फॉरेस्ट राइट्स बोलते हैं, यानी कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स। C फॉर कम्युनिटी, F फॉर फॉरेस्ट, R फॉर राइट, CFR बोलते हैं। उस वक्त भी आदिवासियों को 1621 में CFR के अंतर्गत पूरी जमीनें मिली थी, और जितने राजा थे वो पूरे जमींदार थे, वो राजा नहीं थे, समाज के मुखिया थे। और वो जमीन पूरे आदिवासियों की जमीन थी, किसी एक आदमी की जमीन नहीं थी। आदिवासियों में एक राजा का कोई स्थान नहीं था, राजाशाही नहीं थी। आदिवासियों में कबीलाई व्यवस्था थी, जिसको गण पद्धति बोलते हैं, जिसको पेन कड़ा बोलते हैं। इसमें कोई राजा नाम का आदमी नहीं होता है। ये बेवकूफ लोग हैं जो एक तरफ पेन कड़ा की बात करते हैं और दूसरी तरफ राजा की बात करते हैं। ये तो ऐसा भी हो गया, चित भी मेरी और पट भी मेरी, ऐसा नहीं है। आदिवासियों में गण पद्धति थी, गण पद्धति में राजा नाम का कोई आदमी नहीं होता था, कोई राजा नहीं, सभी राजा, उसमें गण प्रमुख होता था, जिसको हम लोग हमारे समाज में मुठवा बोलते हैं। वो मुठवा होता था, और मुठवा ये आदिवासियों में होता था, राजा आदिवासियों में था ही नहीं। जो राजा की बात करते हैं ये आदिवासी भाषा नहीं है, इनके दिमाग पे दूसरों का वो लगा हुआ है, पकड़ा है, ये गलत बात है। उस वक्त बाबूराव शर्मा के ने 17 साल की उम्र में एक स्टडी किया, जिसको बोलते हैं स्टडी ऑफ लैंड इन सेंट्रल प्रोविंस, यानी मध्य प्रांत के जितनी जमीन है उसकी एक स्टडी किया। स्टीवन एडवर्ड नाम का एक साइंटिस्ट था जो जबलपुर में था, और बाबूराव शर्मा के ने जबलपुर में उनके साथ डिस्कशन किया कि आदिवासियों को उनकी जमीन पर अधिकार तो मिलेगा, लेकिन उस जमीन का उपयोग उनके जीवन में कैसा होगा, इस पर बाबूराव शर्मा के काम कर रहे थे। ये पहला आदमी था, किसी राजा ने नहीं किया, ये कोई राजा ने काम नहीं किया जो बाबूराव शर्मा के ने किया। बाबूराव शर्मा के ने सत्ता का केंद्रीकरण, यानी एक आदमी के हाथ में सत्ता यानी केंद्रीकरण, लेकिन बाबूराव शर्मा के ने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, हर आदमी के हाथ में सत्ता। ये बाबूराव शर्मा के का सिद्धांत था, और इस वजह से एक भी राजा बाबूराव शर्मा के फेवर में नहीं था। सभी राजाओं ने बाबूराव शर्मा का विरोध किया, चाहे गोंड हो या प्रधान हो, कोई भी राजा हो।
जितने राजा लोग यहां पर थे, जमींदार लोग थे, वो बाबूराव शर्मा के खिलाफ में थे। इन लोगों ने एक ज्वाइंट लेटर लिखा था अंग्रेजों को कि भाई बाबूराव शर्मा के ऊपर कार्रवाई करो, वरना अन्यथा हमारा राज करना मुश्किल हो जाएगा और हम आपको इसका शेयर नहीं देंगे। अंग्रेजों को इन्होंने बोला, जो शेयर दे रहे थे ये लोग एक दूसरे को रेवेन्यू दे रहे थे, जिसको टैक्सेस बोलते हैं, वो टैक्सेस देना हम बंद कर देंगे। ऐसा सभी राजाओं ने लिखित रूप से लेटर दिया। चांदागढ़ के, गढ़चिरौली के बेल्ट के, अहिरी के, इधर में गोंदिया बेल्ट के, जिसको गोंदिया बोलते हैं, ये गोंदिया नहीं था, गोंडिया था। तो इस बेल्ट में जितने राजा थे, ये विदर्भ के राजाओं ने बाबूराव शर्मा का उस वक्त बहुत बड़ा विरोध किया, क्योंकि बाबूराव शर्मा के बारे में अच्छा सोचने वाला भी वर्ग अंग्रेजों के बीच में था, जिसने बाबूराव शर्मा की बात का दुजोरा दिया। बाबूराव शर्मा के आंदोलन की वजह से जंगल के जो उपज है, जंगल का जो भी उपज होता है, गोंद होता है, आंवला होता है, कुछ और भी चीजें होती है जो खाते हैं हम लोग, उस उपज का उपयोग करने के अधिकार उस वक्त सेंट्रल प्रोविंस में आदिवासियों को मिले थे। वो बाबूराव शर्मा की देन थी। जैसे बाबूराव शर्मा का एजुकेशन जबलपुर से पूरा हुआ, पहला डेलीगेशन बाबूराव शर्मा ने यहां पर दिया। आपको एक बात बताना इसलिए जरूरी है कि ये जो एजुकेशन की बात आज चल रही है, बिरसा मुंडा तो बाद में बोले हैं, लेकिन पहली बार इंग्लिश मीडियम एजुकेशन की बात बाबूराव शर्मा ने किया। साथियों, बाबूराव शर्मा के पहला आदमी था जिसने स्कूल के बजाय रोड ऑन स्कूल, स्कूल ऑन रोड, सॉरी, रास्ते पर स्कूल, झाड़ के नीचे स्कूल, ये उस वक्त बाबूराव शर्मा ने चलाया था मुहिम। अंग्रेजी भाषा में लोगों को पढ़ाने की तैयारी किया बाबूराव शर्मा ने। एक सवाल है आपसे, एक राजा का नाम बताओ जिसने ऐसा किया होगा। और बाबूराव शर्मा के पहला आदमी था जिसने हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल प्रोविंस में एक बात को माना था। वो लेटर उपलब्ध हो गया है कि यस, देयर वॉज नो कास्ट लाइक गोंड एंड प्रधान्स। गोंड और प्रधान नाम की कोई जमात नहीं थी 1380 के पहले। ये बाबूराव शर्मा के स्टेटमेंट्स है। और बाबूराव शर्मा को संस्कृति का बहुत अच्छा ज्ञान था, आदिवासी संस्कृति। बाबूराव शर्मा से बहुत इंप्रेस थे जबलपुर के कॉलेज के लोग। बाबूराव शर्मा के उस वक्त के स्टेटमेंट्स आपको देखने मिलेंगे, आप लोग ताजीब करेंगे कि इतना अच्छा स्टेटमेंट कोई दे सकता है क्या। साथियों, बाबूराव शर्मा के उसी जबलपुर से पढ़ के निकला था जिस जबलपुर में बाद में टंट्या भील को फांसी हुई। ये क्रांतिकारी एरिया रहा है। उसी जबलपुर में शंकर शाह रघुनाथ शाह को तोप पे खड़े करके उड़ा दिया गया था। वो जबलपुर की भूमि है। सेंट्रल प्रोविंस में जबलपुर बड़ा इंपॉर्टेंट जगह था। उसके साथ साथ नागपुर राजधानी थी। ये बाद में राजधानी बनी, लेकिन नागपुर का एक अलग महत्व था। आपको मैं बताना चाहता हूं कि बाबूराव शर्मा ने धीरे 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 तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यानी महाराष्ट्र का इधर का विदर्भ और छत्तीसगढ़, जिसको आप लोग आज दंडकारण्य बोलते हैं, ये दंडकारण्य का जो कंसेप्ट है ये तो बाद में आया, ये बाद में आया। बाबूराव शर्मा ने इसको स्पेसिफिक आदिवासी लैंड बोला, स्पेसिफिक आदिवासी लैंड, एबोरिजिनल लैंड। आदिवासी शब्द नहीं, स्पेसिफिक एबोरिजिनल लैंड। उस वक्त ये आदिवासी शब्द का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं था। आदिवासी शब्द पूरे देश के आदिवासियों को परिभाषित करने के लिए, उनको संबोधित करने के लिए उपयोग में लाया गया, इसलिए। लेकिन जिसको गोंडवाना लैंड बोलते हैं, जिसको गोंडवाना, पार्ट गोंडवाना लैंड, फुल गोंडवाना लैंड, पार्शियल गोंडवाना लैंड, इस नाम की कंसेप्ट है। उसमें से जो विदर्भ का गोंडवाना लैंड था, ये गोंडवाना लैंड पर स्पेसिफिक लड़ाई लड़ने की तैयारी बाबूराव शर्मा ने की। छोटे छोटे गांव में जाकर वहां के पढ़े लिखे लड़कों को तैयार करके उनको जंगोम फोर्स, ये अभी ये जो जितने लोगों ने लिटरेचर लिखे हैं, इसमें सेना नाम का शब्द डाले। सेना नाम का शब्द नहीं था, उस वक्त इतना मॉडर्न था बाबूराव शर्मा के कि उस वक्त उन्होंने बोला जंगोम फोर्स। जैसे
और देखो बिरसा मुंडा ने बाबूराव शर्मा के और टंटा भील के आंदोलन से ही बहुत सारी चीजें सामने लाया, उन्हीं से सीखा। ये समझ लो कि बाबूराव शर्मा के और टंटा भील, राघोजी भांगरे, इनके आंदोलन का आखिरी सिपाही यानी बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा का आंदोलन इसलिए कंप्लीट रहा है क्योंकि इन सब आंदोलन से बिरसा मुंडा ने कुछ चीजें लिया। भाइयों, उस वक्त नौकरियां नहीं थी, उस वक्त तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं थे, कोई संविधान नहीं था। हमारे राजा भी अंग्रेजों के गुलाम थे और उन्होंने हाथ मिला लिया था। कभी ऐसा देखे क्या कि जिसका राजा है उसके ही परिवार के लोगों के बदन पे कपड़े नहीं है, उनको खाने को नहीं है? अगर वो राजा था तो तुम्हारा भाई भूखा क्यों है, उसके बदन पे कपड़े क्यों नहीं है, उसको रहने को घर क्यों नहीं है, उसकी अवस्था ऐसी क्यों है? ये सोचने का विषय है। कहीं तो भी गड़बड़ हुआ है।